नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 27 अगस्त 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। डिटेल में वीडियो होगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, कुछ रिपोर्ट भी हैं। कल भी हमने एक नीति आयोग का रिपोर्ट डिस्कस किया था और आज भी एक रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग रिसर्च करके, ऐसे ही है R&D, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। हेडलाइन देखिए क्या है। हेडलाइन तो आपको पता ही होगा, बहुत ही बुरी खबर है। नेपाल में फ्लैश फ्लड के कारण से अभी तक जिसमें पता चल रहा है कि 157 नहीं, ये तो आंकड़ा 400 से भी पार हो गया है, लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें भारत के भी 130 इस न्यूज़पेपर में बताया गया, जबकि अब तो आ रहा है कि 200 से ज़्यादा भारतीय लोग जो हैं वो भी लापता हैं। ये फ्लैश फ्लड अर्थात अचानक से जो बाढ़ आती है, ख़ास तौर से पहाड़ी रीजन में देखने को हमें मिलता है। पिछले साल इसी जगह पर GLOF यानी कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट जो होता है फ्लड, वो पिछले साल देखा गया था। अभी जो हुआ है वो कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड जो है वो हुआ है और लैंडस्लाइड के कारण से भारी स्तर पर जल रुक गए थे और अचानक से जब वो जल टूटे हैं तो इतने बड़ी संख्या में तबाही मचाई है इन्होंने। उसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से भी बहुत ही भारी वर्षा हुई है इस एरिया में, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा जल भराव के कारण भी फ्लैश फ्लड की जो कंडीशन है वो बन गए थे। अब ये सारे पानी जो हैं बह करके बिहार की तरफ आ रहे हैं। नेपाल सरकार ने जो अपने पानी रोकने के फाटक होते हैं अलग अलग नदियों पर बने हुए, उन सभी को खोला है, जिससे बिहार में बाढ़ का सिचुएशन बन गया है। अब बिहार में बाढ़ आना तय ही है। बिहार में बाढ़ आएंगे, सीमावर्ती ज़िलों में हम बाढ़ देखेंगे कुछ दिनों में। हो सकता है इसी सप्ताह में 1-2 दिनों में हमें देखने को मिल जाए। शुरू करते हैं इसी टॉपिक से, ज़रा इसको डिटेल में समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। मैप पर भी ज़रा देखिए जगह को कि मैप पर कहाँ पर है ये जगह। ये तिब्बत, नेपाल की सीमा चीन से नहीं लगती है, नेपाल की सीमा तिब्बत से लगती है, जिस तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया था इलीगल तरीके से। तो उसी तिब्बत और तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित यह जगह है, यहीं से आया है। एक कारण जो सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं कि चीन द्वारा इस एरिया में इलीगल तौर पर बहुत ही बड़े स्तर पर निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसको इस डिजास्टर के कारणों के तौर पर बिल्कुल ही मीडिया के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। जबकि ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जो एक्सपर्ट वगैरह हैं वो चीख करके कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइनीज़ निर्माण भी है, जो इलीगल तरीके से बहुत ही बड़े स्तर पर कंपन उत्पन्न होता है, उसके कारण भी लैंडस्लाइड बनते हैं और उसके कारण भी इस तरह के फ्लड के सिचुएशन बन सकते हैं। तो इसकी तरफ तो ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि मैन मेड कारण भी एक हो सकता है। यहीं पर ये नदी है, इसी में ये फ्लैश फ्लड आया। और अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये नदी जो आगे आकर के भारत के चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से होते हुए बिहार में प्रवेश कर रहा है। और बिहार में प्रवेश करने के बाद से नदी क्या होगा भाई, तो इसमें भी बाढ़ जैसा सिचुएशन बन रही है। ज़रा ध्यानपूर्वक समझेंगे जगहों को और काफ़ी डिटेल होगा टॉपिक, तो इसलिए थोड़ा सा एकाग्र होकर देखिएगा। बुधवार सुबह चीन के तिब्बत क्षेत्र सीमा से लगे नेपाल के रसुआ जिले के गांव में अचानक भीषण बाढ़, फ्लैश फ्लड आ गई। फ्लैश फ्लड इसी को कहते हैं। अचानक से बहुत तीव्र गति से होता है, इतनी तीव्र गति कि भागने तक का समय में नहीं मिलता है और बहुत ही बड़ी मात्रा में जल के साथ, केवल जल ही नहीं होते हैं, जल के साथ पत्थर और मिट्टी के डेब्रिस भी होते हैं, जो बहुत ही भारी स्तर पर तबाही मचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। बाढ़ स्थानीय सुबह समय अनुसार 9 बजे सुबह में शुरू हुई। तिब्बत के ग्यूरोंग से लेकर के नेपाल के रसुआ, धांडिंग जिलों तक 60 किलोमीटर लंबी सड़क के किनारे स्थित बस्तियों को ये बहा ले गई। प्रभावित नदी प्रणाली भोटे कोसी नदी, ये जरूर याद रखिएगा, तिब्बत में उद्गम से शुरू होती है, नेपाल के त्रिशूली नदी में बहती है और अंततः गंडक नदी के रूप में भारत में यह प्रवेश करती है। तिब्बत से किस नाम से निकलती है, तो भोटे कोसी। नेपाल में यह त्रिशूली इसको कहा जाता है और भारत में गंडक नदी के रूप में ये जो है ये बहती है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। गंडक जो है सदानीरा इसको कहा जाता था, आपने पढ़ा होगा। पुराने समय में गंडक के पूर्व के प्रदेश को व्रात्य प्रदेश कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर अनार्य प्रकार के लोग रहते थे। इतिहास में भी हम गंडक का नाम देखते हैं। कारण और वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, भूकंप और हिमस्खलन इसका कारण माना जाए। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया है कि इस एरिया में भूकंप और हिमस्खलन ने इस बाढ़ को ट्रिगर किया, इस बाढ़ को जगाया है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि प्लैनेट लैब्स के उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि रसुआगढ़ी सीमा पार से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक भूस्खलन के कारण से लेहेंद नदी
भोटे कोसी की सहायक नदी है, मलबे से भारी बारी आई है। देखिए क्या है, लहेंद इसको कहा जाता है, लहेंदे कहा जाता है। लहेंदे नदी जो भटकोसी की एक सहायक नदी है, जब इसमें बाढ़ आई, बहुत भारी मात्रा में जल आ गई, उसके बाद से भटकोसी, और भटकोसी के बाद त्रिशूली, और त्रिशूली के बाद गंडक, बिहार में इस चीज़ को देखने को हमें मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हिमालय की ओर से बढ़ने वाले पश्चिमी विक्षोभ ने वर्षा के व्यापक वातावरण में योगदान दिया होगा। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम कहते हैं, जो भूमध्य सागर से भारत की ओर आते और हिमालय रीजन में अच्छा खासा वर्षा करवाते हैं, उसने कहीं ना कहीं बारिश में और भी ज़्यादा योगदान दिया होगा। एक तो मानसून का समय, ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके कारण से इस एरिया में बहुत तेज़ी गति से बारिश ने फ्लैश फ्लड को और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई कर दिया है। जबकि बीजिंग में विश्व मौसम विज्ञान केंद्र ने दक्षिणी हिमालय के तलहटी में लगभग 10 दिनों तक लगातार बारिश की सूचना दी थी। यानी कि हिमालय है, ये हिमालय का दक्षिण का इलाका, इसी में नेपाल और भारत आते हैं। हिमालय के उत्तर में तिब्बत और चीन का इलाका है। तो दक्षिण के इलाकों में 10 दिन तक लगातार बारिश की जो सूचना है वो दी गई थी। भारतीय मौसम विभाग ने भी दिया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून के कारण से, चीनी मौसम विभाग ने भी इस तरह की सूचना दी थी। यानी कि ये तो तय था कि इस एरिया में बारिश होना था। अब भूकंप और लैंडस्लाइड के कारण से ये बारिश जो है इकट्ठा होते गए, फिर जब वो टूटता है तो फ्लैश फ्लड बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पर हुई है। नदी प्रणाली का प्रवाह और उत्पत्ति क्या है, जरा रिवर के बारे में समझेंगे। इस आपदा केंद्र में जो नदी प्रणाली है वह 3 देश, चीन, नेपाल और भारत को जोड़ती है। चीन नहीं, तिब्बत हमें कहना चाहिए, बार बार तिब्बत कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उद्गम और नेपाल में प्रवेश, भोटे कोसी नदी का उद्गम तिब्बत में होता है। नेपाल में प्रवेश करने के बाद यह त्रिशूली नदी में मिल जाती है। लहेंदे खोल यह भटकोसी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसी लहेंदे नदी में बर्फ़ और चट्टान के हिमस्खलन के कारण मलबे से भारी भयानक बाढ़ आई थी। अब इसमें आई तो भटकोसी में आएगी। भारत प्रवेश, यह उफनती हुई त्रिशूली नदी अंततः गंडक नदी के रूप में भारत प्रवेश करती है, और इसके बाद से गंडक में जलस्तर तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसकी सूचना भी बिहार प्रशासन जो है वो आसपास के ज़िलों में दे रही है। और गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात भी किया था, और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की जा रही हैं वहाँ पर। बिहार के लिए बाढ़ का खतरे के कारण क्या है, क्योंकि नेपाल के भटकोसी और त्रिशूली नदियाँ ही आगे चल के गंडक नदी बनती हैं। इसलिए नेपाल के ऊपरी इलाकों में अचानक आई भारी बाढ़ का मलबा का प्रवाह सीधे तौर पर गंडक नदी के जलस्तर को बढ़ा देगा, जिससे नीचे के इलाकों में बाढ़ आने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसके कारण से हाई अलर्ट और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। अब जरा नेपाल और तिब्बत की सीमा का हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या है भाई, कितना बड़ा है, किस इलाके में मौजूद है, क्या क्या यहाँ पर हैं, कुछ दर्रे वगैरह भी हैं क्या। भौगोलिक और व्यापारिक महत्व इनका बहुत ज़्यादा है। प्रमुख सीमा परागमन, यह क्षेत्र नेपाल से चीन रसुआगढ़ी सीमा क्रॉसिंग के लिए जाना जाता है। चीनी हिस्से में ग्यूरोंग पोर्ट और ग्यूरोंग काउंटी स्थित है। इसी जगह पर नेपाल में कौन सा है, रसुआगढ़ी कहा जाता है सीमा क्रॉसिंग, और तिब्बत में कौन सा इलाका है तो ग्यूरोंग पोर्ट और ग्यूरोंग काउंटी जगह है जहां से क्रॉस किया जाता है। ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग रहा है। तिब्बत के ग्यूरोंग से लेकर नेपाल के रसुआ और धारडिंग जिलों तक फैला 60 किलोमीटर का यह मार्ग तिब्बत के साथ नेपाल का बहुत ही पुराना ट्रेड मार्ग यह रहा है। यह मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी एक प्रमुख रास्ता है। आपदा के प्रति संवेदनशील है, भूवैज्ञानिक खतरा बना हुआ रहता है। यहाँ पर लगातार तबाही का इतिहास रहा है। पिछले वर्ष यहाँ पर GLOF जिसको हम लोग कहते हैं, ग्लेशियर लेक के कारण जो फ्लड आते हैं वो भी हमने देखे हैं यहाँ पर। वर्तमान क्षति के बारे में तो आपको बताया ही मैंने। अब जरा इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। ये इस प्रकार से सीमा है ना, इसी प्रकार सीमा है, और ये नेपाल और ये तिब्बत का इलाका है जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। भूगोल और इतिहास के अनुसार इस सीमा पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्रे भी मौजूद हैं। दर्रों का नाम अब याद रखेंगे प्रीलिम के लिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये चर्चा में है, ये एरिया पूरा चर्चा में है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया। नहीं तो भारत के दर्रे ही जनरली पूछे जाते हैं। नांगपा ला दर्रा कहा जाता है, 5716 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है जो नेपाल के माउंट एवरेस्ट क्षेत्र ख्युम्बू घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। यह सदियों से शेरपाओं, नेपाल के पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग और तिब्बतियों के बीच पारंपरिक व्यापार का मास्ता रहा है। कोदारी झांगमू क्रॉसिंग, रसुआगढ़ी के साथ यह नेपाल तिब्बत के बीच सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक सीमा परागमन है। 2015 भूकंप के बाद इसे भारी नुकसान हुआ था। हिल्सा यारी दर्रा, यह दर्रा नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र हुमला, कौन सा
हुमला जिले में स्थित है। इसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय और नेपाली तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर पर जाने के लिए किया जाता है। कोराला या दर्रा नेपाल के अपर मस्टैंग क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। यह हिमालय को पार करने वाले सबसे निचले वाहन योग्य दर्रों में से एक है। सबसे निचला और वाहन योग्य यहाँ से वाहन चल करके जा सकते हैं उस दर्रा में से एक है। लिपुलेख है। यह दर्रा भारत के उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत चीन सीमा के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यह मुख्य रूप से भारत चीन के बीच कैलाश यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। 1816 के सुगौली संधि का हवाला देते इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है और भारत और नेपाल के बीच में इस क्षेत्र को लेकर के काफ़ी लंबे समय से विवाद भी चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग की उस रिपोर्ट के बारे में। दरअसल में ये द हिंदू का आखिरी पेज है जिस पर कहा गया है व्हाई इंडियाज R&D सिस्टम नीड ए मैप ऑफ वेयर फंड रियली गो। कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन किया जिससे पता चला कि जो रिसर्च वगैरह के लिए फ़ंड जारी किए जाते हैं वो नेता और अफसर वगैरह जो हैं वो अपने रिश्तेदारों को सारे के सारे फ़ंड उठा करके दे देते हैं। मतलब रिसर्च के लिए जो भी फ़ंड जारी किए थे उसमें भी घोटाला हो जाता है। देश भले ही इनोवेशन इंडेक्स में 33वें, 34वें या 38वें जो भी स्थान पर आ गया, देखेंगे उसको भी, लेकिन वास्तविकता तौर पर हम लोग देखें तो R&D में बहुत पिछड़े हुए हैं, हम बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जिसका खामियाना हमें भुगतना पड़ता अर्थव्यवस्था में निर्भरता के तौर पर और बाकी चीज़ों को लेकर। तो R&D को लेकर के नीति आयोग ने एक बहुत ही डिटेल विस्तृत रिपोर्ट जारी की है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि भारत के R&D का जो फंड है आखिरकार कहाँ जाता कहाँ है और कहाँ कहाँ जाना चाहिए। भारत के अनुसंधान विकास तंत्र को फंडिंग मैप की आवश्यकता क्यों है। नीति आयोग की रिपोर्ट का नाम है ईज ऑफ डूइंग R&D इन इंडिया। इस रिपोर्ट से प्रीलिम और मेंस दोनों जगह सवाल पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। नीति आयोग का हालिया रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग R&D इन इंडिया ने देश का अनुसंधान और विकास परिस्थिति तंत्र के बारे में कुछ असहज करने वाली सच्चाइयों को उजागर किया है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सरकार ही अपने कमियों को उजागर कर रही है, क्योंकि नीति आयोग तो सरकार का ही हिस्सा भाई, थिंक टैंक है एक, है ना। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के तहत 80% फंडिंग केवल IIT में केंद्रित है, यानी कि 100 रुपया अगर खर्च हो रहा है रिसर्च में तो उसमें 80 रुपया जो है ये केवल और केवल IIT में ही दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। कई केंद्रीय एजेंसियां समान अनुसंधान क्षेत्र में वित्त पोषण कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक धन का अप्रभावी उपयोग हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। एक ही चीज़ के लिए भारत सरकार भी पैसा दे रही है और कोई सारी एजेंसियां हैं वो भी पैसा दे, यानी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, ओवर फंडिंग हो रही है, जबकि बाकी चीज़ें जो हैं अछूती रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंक्रोनाइज वे में हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिस्टमैटिक ढंग से एक दूसरे से हम संवाद नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से मंत्रालय के अंतर्गत ही, एजेंसियों के अंतर्गत ही, सरकार के अंतर्गत ही एक ही चीज़ों के लिए अलग अलग स्रोतों से फंडिंग हो रही है, जबकि बाकी चीज़ें जो हैं वो छूट जा रही हैं। ठीक है, मूल अंतर्निहित समस्या क्या है? अब नीति आयोग ने क्या कहा है भाई कि समस्या कहाँ पर है? भारत में एक ऐसी केंद्रीकृत प्रणाली का अभाव है, भारत में एक ऐसी केंद्रीकृत प्रणाली का अभाव, एक सिस्टम का अभाव है जो वित्त पोषकों, जो फंड करते हैं उनको, शोधकर्ताओं या जनता को यह बता सके कि किसे किसके द्वारा किस लिए वित्त पोषित किया जा रहा है, किसे किसके द्वारा और क्यों उसको फंडिंग की जा रही है। इस प्रकार की हमारे पास कोई एजेंसी तक नहीं है, एक संस्था नहीं है, एक बॉडी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो इस प्रकार का काम करता हो। सरकार का कोई एक विभाग तक इस प्रकार का नहीं है। वर्तमान में जानकारी दर्जनों अलग अलग एजेंसियों के डेटाबेस में असंगत प्रारूपों में बिखरी हुई हैं, जो अक्सर संरचित डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा के बजाय फ्री टेक्स्ट के रूप में मौजूद होता है। उदाहरण के लिए DST डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR सेंट्रल जो रिसर्च का फाउंडेशन है भाई, डेटाबेस में किसी शोधकर्ता या संस्थान का नाम थोड़ी अलग स्पेलिंग के साथ दर्ज हो सकता है, जिससे स्वचालित प्रणालियों के लिए उन्हें एक ही इकाई के रूप में पहचानना संभव हो जाता है। आपका नाम CSIR के डेटाबेस में लिखा हुआ है, मान लीजिए AVINASH लिखा हुआ है, और आपका नाम DST में लिखा हुआ है, DST में लिखा हुआ है पूरा नाम AB अविनाश कुमार इस प्रकार से लिखा हुआ, तो ये क्या है? दोनों अलग अलग नाम है, जबकि जो ऑफिशियल नेम होते हैं सभी जगहों पर पूरा का पूरा और एक जैसे के तैसे लिखा जाता है। क्यों? यूनिक पहचान के लिए। ठीक है, अब उस नाम के साथ और भी होता है, नंबर हो सकता है कोई यूनिक, उसके साथ आधार या फ़ोन नंबर हो सकता है, जिससे क्या होगा, अब इस फ़ोन नंबर आधार के साथ इस नाम का व्यक्ति दुनिया में एक ही होगा।
आधार नंबर दूसरा नहीं हो सकता है, फ़ोन नंबर दूसरा नहीं हो सकता है, और उस नाम का व्यक्ति भी फिर दूसरा नहीं हो सकता है उस नाम का व्यक्ति कोई और हो भी जाए, लेकिन आधार और फ़ोन के कारण से उनकी यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी या कोई एक यूनिक सीरियल नंबर दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार का सिस्टम नहीं होने से क्या होता है, दोहराव हो जाता है, दोहरापन, डुप्लीकेसी जिसको कहते हैं, वो चीज़ हो जा रहा है। नीति आयोग सॉल्यूशन वर्सेस द मिसिंग टेक्निकल एलिमेंट। नीति आयोग का समाधान बनाम तकनीकी कमी। नीति आयोग ने मंत्रालय, विभागों, R&D परियोजना की योजना, वित्तपोषण, निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए यूनिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रस्ताव दिया है। ये क्या होता है भाई? ये होता है एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बना लो, इनपुट का डेटाबेस बना, एक्सेल सीट बना लेते यार बैठ करके, उसी में काम हो जाता। ये सब चीज़ भी 2026 में सरकार को बताना पड़ रहा है। इसमें एक व्यक्ति है, ये उसका एक यूनिक आईडी होगा, वो किस रिसर्च पर काम कर रहा है, किसने उसको फंडिंग की हुई है, बस हो गया, बात ख़त्म। ये भी नहीं किया है हमारी सरकारों ने 2026 में, इतने सालों से काम हो रहा है R&D पर। तो नीति आयोग कह रहा है इसी को नाम दे दिया यूनिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एकल होगा, ये एक ही होगा, भले CSIR इसमें इनपुट कर दे, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनपुट कर दे, इसमें कोई और रिसर्च का मंत्रालय है तो वो इसमें इनपुट दे, लेकिन एक ही सिस्टम होगा, जिससे क्या होगा, एक ही एक्सेल सीट होगा, सामान्य भाषा में समझे हम लोग तो, जिससे क्या होगा, डुप्लीकेसी होगा ही नहीं। अब किसी का नाम है AV, उसका फ़ोन नंबर है कुछ और, उसका आधार है ये, वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर, अब ये यूनिक हो गया। अब कोई और उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगा या उसको फंडिंग नहीं होगी, ये भी हमारे पास नहीं है। यही नीति आयोग ने कहा है कि यूनिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। कौन आदमी किस प्रोजेक्ट पर क्या काम कर रहा है, कौन उसे फंडिंग कर रहा है, ये सब एक जगह लिखा होना चाहिए। सभी एजेंसियों के पास यही वाला डेटा सीट होना चाहिए, जिससे दोहराव ना हो, जिससे डुप्लीकेसी ना हो। ठीक है। हालांकि UPMS में एक महत्वपूर्ण तकनीकी कमी है, PID और मेटा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। PID परसिस्टेंट आइडेंटिफायर प्रत्येक शोध अनुदान के लिए एक अस्थायी, अद्वितीय और मशीन पठनीय पहचान करता है, जैसे पैन कार्ड करदाता की पहचान करता है। मेटा डेटा का तात्पर्य है इससे PID से जुड़े मानक विवरण, एजेंसी का नाम, संस्थान, राशि, अवधि से है। मतलब कि वही वाला है कि इसमें दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, तो वही यूनिक आइडेंटिटी नंबर नहीं बन पाया है। जैसे अगर आपका पैन नंबर होगा तो पैन में हमारे सरनेम का भी लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, और उसके अलावा यूनिक नंबर और न्यूमेरिक होते हैं। न्यूमेरिक के साथ साथ अल्फ़ाबेटिक होता है, तो अल्फ़ाबेट भी कुछ होते हैं, कुछ नंबर भी होते हैं। तो ये क्या हो गया, पैन नंबर यूनिक हो गया। तो सिस्टम में दिक्कत ये आ रही है, हंसी भी आता है पढ़ाते हुए इस तरह की चीज़ों को। नीति आयोग क्या क्या कमियाँ बता रहा है, ये सब चीज़ तो स्कूल कॉलेज में बच्चे कर लेते हैं यार। नीति आयोग ये कह रहा है कि यूनिक आईडी अभी तक नहीं बन पाया है, जिसे बनाना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। भारत में अनुसंधान एवं विकास में सुगमता, परिचय और R&D की वर्तमान स्थिति। नीति आयोग ने 2 प्रमुख रिपोर्ट दी। भारत में अनुसंधान विकास का निम्न सुगमता, एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। इसका उद्देश्य R&D तंत्र को कठोर नौकरशाही से हटा करके विश्वास आधारित परिणाम उन्मुख बनाना है। नवाचार वैश्विक सूचकांक 2025 में 38वें स्थान पहुंचने के बावजूद भारत का R&D व्यय GDP के 0.64% पर स्थित है। अमेरिका का 3.4%, दक्षिण कोरिया का 5% जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। विकसित देशों के विपरीत भारत सरकार R&D में व्यय 50% से अधिक का योगदान देती है। 50% ज़्यादा खर्चा सरकार ही करती है, प्राइवेट कंपनियां अपने यहाँ पर खर्चा करती ही नहीं है, जो एक संरचनात्मक असंतुलन पैदा करता है। डीप टेक के व्यवसायीकरण में भी बाधा डालता है। प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, हम माइन बना लेंगे साहब, जंगल काट करके, बस वहीं तक हमारा जाता है सोच, उससे आगे हम नहीं सोच सकते हैं। सुधार कस्टम और प्रणालीगत बाधाएं। रिपोर्ट में देरी को रोकने के लिए लचीले वित्त पोषण, स्टार्टअप के लिए CSR निधि, उत्तरदायी संस्थागत शासन, प्रारंभिक कैरियर सहायता, प्रयोगशाला से बाजार तक मिशन मोड, R&D पर जोर दिया जा रहा है। पिलर्स ऑफ रिफॉर्म है, सिस्टमैटिक जो चीज़ें करनी चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। खरीद संबंधी बाधाएं हैं, अप्रचलित सामान्य वित्तीय नियम, प्रयोगशाला उपकरणों खरीद में नौकरशाही बाधाएं उत्पन्न होती हैं। प्रयोगशाला वाले टेक्नीशियन कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, अब वहाँ पर कोई IAS की पास करके गया है, उसको लगता है दुनिया में हम ही भगवान है, ऊपर भगवान है, नीचे IAS है, या फिर कोई SDM है, या कोई BPSC CPSC पास करके गया वो आदमी बैठा हुआ है। उसने जीवन में कभी विज्ञान नहीं पढ़ा, जैसे तैसे उसके विज्ञान में 5 नंबर आ गए थे प्रीलिम एग्जाम में।
और उसको बना क्या दिया गया है, उसको बना दिया गया रिसर्च वालों का तुम फंडिंग को स्वीकृत करोगे, क्योंकि ऑफिसर है वो, IAS है, भगवान है वो। अब वो कह रहा है कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने तो किताब में पढ़ा ही नहीं है ये चीज़। क्या मैं बता रहा हूँ आपको, योग्य लोगों को योग्य वाले जगह पर बैठाना चाहिए, मतलब सही लोगों को सही जगह पर बैठाना चाहिए। तो नौकरशाही इसी को कहते हैं। अड़चन इतना ज़्यादा है जिसके कारण से क्या होता है कि ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खरीद पाते हैं, या तो खरीदेंगे तो क्या बोलेंगे, उस दुकान वाले से मैंने बात की है, उसी से जाकर के सामान खरीदो, जिससे उसमें से अपना कमीशन आ जाए। या तो पैसा जो है हम खरीद करके लाएंगे बाज़ार से सामान, उसमें क्या होगा, बिल देगा सरकार को 100 रुपये का, खरीदेगा 2 रुपये का, 98 रुपया कहाँ गया, अपने फंड में। तो ये जो है इसी को नौकरशाही कहा जाता है, अननेसेसरी की बाधाएं उत्पन्न करना। ठीक है, शासन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग कह रहा भाई, नौकरशाही का मतलब यही होता है। शासन प्रशासनिक कमियां, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कार्यालय की कमी वैज्ञानिकों को पेटेंट सहायता से वंचित करती हैं, जबकि अनुदान में देरी, प्रशासनिक बोझ युवा वैज्ञानिकों को भारी दबाव डालते हैं और ये फिर बैग पैक करते हैं, वीज़ा लगाते हैं और चले जाते हैं अमेरिका। फिर वहाँ पर जाकर कोई रिसर्च करते तो हम बस इसमें खुश हो जाते हैं कि भारतीय मूल के किसी व्यक्ति ने ये रिसर्च किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। ये ब्रेन ड्रेन इसी के कारण से होता है। इंडियन एक्सप्रेस का पिछले सप्ताह का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पता चला कि यही नौकरशाही वाले अफसर लोग, मंत्री लोग जो हैं, अपने सगे संबंधियों में सारे रिसर्च का पैसा बांट देते हैं। ठीक है, निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कदम के लिए कहा गया है नीति आयोग के द्वारा। ANRF और RDI योजना, सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए की RDI योजना 1 जुलाई 2025 मंजूरी दी है। अनुदान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रबंधित यह योजना निजी डीप टेक निवेश के जोखिम को कम करने के लिए कम ब्याज दर पर जो पूंजी है वो मुहैया करवाएगा। बायो E3 नीति जैव विनिर्माण केंद्र स्थापित करती है और बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च को बढ़ावा देती है, तो ये भी याद रखिए। अब नीति आयोग ने कुछ दुनिया से सीखने को कहा है। नीति आयोग ने कहा है कि भाई साहब, अपनी ही सरकार को कहा है, नौकरशाही को कहा है, कुछ सीख लो दुनिया से। दक्षिण कोरिया निजी नेतृत्व वाला मॉडल है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर ज़्यादा बोलबाला है। निजी निगमों को भारी कर छूट, आज निजी क्षेत्र लगभग R&D में 80% योगदान देते हैं। वहाँ पर सैमसंग जैसी कंपनियाँ वहाँ पर निजी कंपनी ही है। इजराइल जोखिम साझाकरण योजना कार्यक्रम ने निजी निवेशकों के साथ सह निवेश किया है। योजना कार्यक्रम इसका नाम है, जिसमें स्टार्टअप नेशन का निर्माण हुआ है। USA अमेरिका, इसमें क्या है, DARPA जैसी एजेंसियां उच्च स्वायत्तता और लचीली भर्ती के साथ काम करती हैं, जिनको जहां से जो भी योग्य लोग मिलते हैं उनको उठाते हैं, उनको R&D में लगाते हैं और उनके ऊपर में खर्चा करते हैं, जिससे क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से रिसर्च कर पाते हैं। अपने यहाँ पर ये चीज़ संभव नहीं हो पाया है अभी तक। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस FDI हिट 15 ईयर हाई ऑफ 30.7 बिलियन इन अप्रैल जून 2026। अप्रैल से जून के तिमाही जो है 2026 में, इसमें FDI बड़े स्तर पर प्राप्त हुआ है, ऐसा कहा गया है। क्या होता है FDI, उसको भी समझेंगे। किसका यह रिपोर्ट है, तो RBI ने ऐसा कहा है। भारत ने अप्रैल जून 2026 के तिमाही में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में 30.7 बिलियन डॉलर आकर्षित किए हैं। RBI के अनुसार से यह कम से कम 15 वर्षों सितंबर 2011 की तिमाही से लेकर अब तक की 60 तिमाही में सकल अंतर्वाह का उच्चतम स्तर है। ये RBI ने कहा कि ये मजबूत डेटा भारत में वैश्विक निवेशकों की निरंतर रुचि को रेखांकित करता है। क्या सब इसमें कहा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 30.7 बिलियन डॉलर रहा है। यह पिछली तिमाही मार्च 2026 में समाप्त की तुलना में 46% ज़्यादा है, और यह पिछले 15 सालों में अगर इस तिमाही में हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त हुआ है। कुल बहिर्वाह बाहर कितना, इस तिमाही के लिए कुल आउटफ्लो 22.8 बिलियन डॉलर रहा है। शुद्ध FDI, चूँकि मजबूत आवक ने जावक को, मतलब कि आउटफ्लो ने इनफ्लो ने आउटफ्लो को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए तिमाही के लिए शुद्ध FDI बढ़ करके 7.8 बिलियन डॉलर हो गया। ये कैसे हुआ, बाहर गया 98 रुपया, अंदर आया 100 रुपया, तो कितना हो गया, 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यही है ये, बाहर गया कितना 22.8 बिलियन, घर में आया कितना 30.7 बिलियन, तो बच गया कितना 60.8 बिलियन जो है, इसको नेट FDI कहा जाता है। ये अपने यहाँ पर रह गया है। ठीक है,
जून 2026 में शुद्ध एफडीआई फिर से सकारात्मक हो गया, 1.3 बिलियन डॉलर रहा है। अंतर्वाह बहिर्वाह से अधिक हो गया। नहीं तो क्या होता था, बहिर्वाह तो ज़्यादा था, अंतर्वाह कम था, जिसके कारण से निगेटिव में चला जा रहा था एफडीआई। बाहर गया 100 रुपया और अंदर आया 98 रुपया ही, तो -2 रुपया हो गया ना। रुपये पैसे का तो हिसाब है भाई, और क्या है। यह देश में आने वाले निवेश से वृद्धि भारतीय कंपनियों द्वारा बाहर किए जाने वाले निवेश में गिरावट के कारण से हुआ है। निवेश के स्रोत और क्षेत्रीय हिस्सेदारी क्या है। सिंगापुर, नीदरलैंड, अमेरिका और कनाडा, यहाँ से प्रीलिम में पूछा जा सकता है। यहाँ से कुल एफडीआई अंतर्वाह में 74% का योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा सिंगापुर, फिर नीदरलैंड, फिर अमेरिका और कनाडा, वहाँ से सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में आया है। ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र को निवेश का सबसे अधिक हिस्सा मिला है। किस क्षेत्र? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए, ये सबसे बेहतर ट्रेंड जो है वो यही है। अब तक सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो सेवा सेक्टर को प्राप्त होता था। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एफडीआई प्राप्त होने लग जाता है तो इससे सेकेंडरी सेक्टर बूस्ट करेगा और जॉब क्रिएशन टर्सरी सेक्टर की तुलना में, तृतीय क्षेत्र के सेवा क्षेत्र की तुलना में भाइयों बहनों, मैन्युफैक्चरिंग में, विनिर्माण सेक्टर में ज़्यादा होता है। ठीक है। बिजली उत्पादन, कंप्यूटर सेवाओं, संचार सेवाओं का स्थान रहा, जिनमें सबसे ज़्यादा इस बार हमने देखा है क्या? एफडीआई। बहिर्वाह का हम लोग विश्लेषण करें। भारत में काम करे विदेशी कंपनियों द्वारा वापस ले जाए धन, प्रत्यावर्तन और विनिवेश जून 2026 बढ़कर 5.8 बिलियन डॉलर हो गया। मई की तुलना में 57% अधिक था। भारत में जो कंपनियां काम करेगी वो यहाँ से पैसे ले गई। इसके विपरीत भारतीय कंपनियों द्वारा किया जाने वाला जावक एफडीआई, बाहर जाने वाला एफडीआई, भारतीय कंपनियों ने देश के बाहर किया, अवधि के दौरान गिरकर 201 बिलियन डॉलर हो गया। मई 2026 की तुलना में 13% यह कम हो गया है। दीर्घकालिक तौर पर सब कुछ बेहतर ही है। अब ज़रा हम लोग समझेंगे, जहाँ से प्रीलिम में और भी ज़्यादा सवाल आते हैं कि एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई क्या क्या होते हैं। एफडीआई किसी विदेशी संस्था या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अस्थायी हित है, लास्टिंग इंटरेस्ट है, मतलब रुकता है, इसमें ठहराव है, ये भागते नहीं है। कंपनी पर्याप्त नियंत्रण भी प्राप्त करना इसके मोटिव में शामिल होता है। अरविंद मायाराम समिति पर आधारित भारतीय नियमों के अनुसार किसी विदेशी संस्था द्वारा भारतीय सूचीबद्ध कंपनी में 10% या उससे अधिक इक्विटी को एफडीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया। 10% या उससे अधिक की इक्विटी अगर किसी कंपनी में खरीदा गया है, बाहरी किसी दो व्यक्ति या कंपनी ने खरीदा, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दीर्घकालिक होता है या दीर्घकालिक निवेश होता है, पैसे से बढ़कर होता है या पूंजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ज्ञान भी लाता है। इसका तरलता कम होता है या आसानी से निकलेगा नहीं, वापस नहीं जाएगा, भागेगा नहीं। और एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश। अगर आप शेयर बाजार वगैरह समय पैसे वैसे डालते हो तो पोर्टफोलियो का मतलब आपको पता होगा, है ना। तो ये वही है, पैसा लाया, थोड़े बहुत शेयर बड़े खरीदे, 1000-2000 खरीद लिए किसी कंपनी में, उसी को फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक कहते हैं हम लोग। ये शॉर्ट टर्म होता है, इनमें बाहर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, एक क्लिक करेंगे सारा बिक जाएगा। और हॉट मनी इसको कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक संकट का संकेत मिलते ही सबसे तेज़ी से भाग जाते हैं, इसलिए इसको एफपीआई को कम रिलायबल माना जाता है। अब एफआईआई क्या होता है? फॉरेन संस्थागत निवेशक क्या होते हैं? एफआईआई से तात्पर्य उन बने संस्थागत निवेशकों से है जैसे पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी, निवेश बैंक और हेज फंड, जो किसी विदेशी देश के वित्तीय बाजार में निवेश करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट होता है हर देश का एक, जैसे अपने फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है बैंक है, इंश्योरेंस का फाइनेंशियल मार्केट है, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है। म्यूचुअल फंड का फाइनेंशियल मार्केट होता है। तो उसमें अगर कोई बाहरी कंपनी आई है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये एफआईआई के तौर पर आए हैं। एफआईआई मूल रूप से एफपीआई की एक उपश्रेणी है। वास्तव में 2014 में भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड ने एफआईआई उपखातों और योग्य विदेशी निवेशकों को मिलाकर एफपीआई नामक एक एकल एकीकृत श्रेणी बना दी, जो आज एफआईआई शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से संस्थागत एफपीआई को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब इनका तुलना दिया गया, वही तुलना जो मैंने आपको ऊपर बताया, उसी चीज़ को यहाँ पर शब्दों में फिर से लिख दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को पिछले 4 दिन से मैं लगातार ढो रहा हूँ, अब आज इसको क्लियर करके ही जाना है। व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम EU AI रीसेट। यूरोपियन यूनियन AI रीसेट उसने कुछ किया है, AI को लेकर के रूल रेगुलेशन बनाती है। यूरोपियन यूनियन रिसर्च और बाकी इनोवेशन पीछे छूट गई है। वो क्या कर सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा रूल रेगुलेशन बना लेगी बस। यूरोपीय संघ के AI रीसेट का संदर्भ क्या है? यूरोपीय संघ EU का
एआई अधिनियम शुरू में एक जोखिम आधारित ढांचा था। 27 जुलाई को लागू हुए नए EU एआई ऑमनिबस ने इसके कुछ अनुपालन को सरल बना दिया है, समय सीमा बढ़ा दी है। यह इस बात की स्वीकृति है कि एआई तकनीक सामान्य कानूनों के बदलने की गति से कहीं अधिक तेज़ी से बदल रहा है। बाकी कानून का संशोधन आप 5 साल, 10 साल, 15 साल पर कर रहे थे, लेकिन एआई का संशोधन हो सकता है हर साल आपको करना पड़े, क्योंकि बहुत तेज़ी गति से हर चीज़ बदल जाता है एआई में। कल तक बेसिक एआई था, जनरेटिव एआई, अब हम जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, है ना। भारत का वर्तमान दृष्टिकोण क्या है? भारत ने अब तक व्यापक एआई कानून बनाने के बजाय जिम्मेदार एआई, नवाचार और क्षेत्रीय विशिष्ट शासन, सेक्टर स्पेसिफिक गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि यह लचीलापन उपयोगी है, लेकिन व्यवसायों को स्पष्टता की आवश्यकता है ताकि यह लचीलापन अनिश्चितता में न बदल जाए। भारत ने काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखा है अपने यहाँ पर एआई तंत्र को, कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं, कोई गवर्नेंस नहीं ज़्यादा, सब लोग उन्नति करो। लेकिन सब लोगों को उन्नति कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो सकता है, अनिश्चितता को क्रिएट करता है कि खराब सिचुएशन में सरकार किसका साथ देगी। इसके कारण से क्या होता है, एक खालीपन, एक भ्रम की स्थिति बनती है। ठीक है, भारत के लिए 5 प्रमुख सबक क्या है? नियमों का अनुकूलन, नियम तकनीक के साथ बदलने चाहिए। विनियामक बोझ संभावित नुकसान का अनुपात में होना चाहिए। नियामक सैंडबॉक्स, नियमों को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए भारत को नियामक सैंडबॉक्स, नियमित समीक्षा पर विचार करने चाहिए। स्टार्टअप की सुरक्षा करनी चाहिए। सरलीकरण बनाम अविनियम, कागजी कार्रवाई कम करने का मतलब सुरक्षा कम करना नहीं है। एआई निजता, भेदभाव, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया जैसे गंभीर जोखिम पैदा करता है, जिनसे बचाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। संस्थागत परिपक्वता, परिपक्वता का अर्थ है कि पहचानना कि नियम कब काम नहीं कर रहे हैं और उसे समय पर संशोधित करना, ये भारत को सीखना होगा। अब जरा हम लोग जो समझेंगे, यहाँ से प्रीलिम में सवाल पूछे जाने की संभावना 99% हुआ। क्या पूछेगा? हाल ही में एआई ऑमनिबस चर्चा में रहा है, यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्या है, इतना पूछेगा आपसे। EU एआई ऑमनिबस आधिकारिक तौर पर विनियम 2026-1744 एक विधायी पैकेज है जो मूल यूरोपीय संघ कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम में संशोधन करता है। यूरोपियन यूनियन का जो एआई एक्ट है उसमें संशोधन किया गया EU एआई ऑमनिबस के द्वारा। इसे 24 जुलाई 2026 को आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित किया गया था। यह आधिकारिक तौर पर 27 जुलाई 2026 को लागू हुआ है। उच्च जोखिम वाले एआई के लिए समय सीमा का विस्तार किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उच्च जोखिम वाले एआई सिस्टम के अनुपालन समय सीमा को टालना है ताकि कंपनियों को तैयारी के लिए अधिक समय मिल सके। अनुबंध 3, भर्ती, क्रेडिट स्कोरिंग, कानूनी परिवर्तन में एआई, समय सीमा बढ़ाकर के 2 सितंबर 2027 कर दिया गया है 2 दिसंबर। अनुबंध 1, सिस्टम, मशीनरी, खिलौने, चिकित्सा उपकरण जैसे विनियमित भौतिक उत्पादों में एम्बेडेड एआई समय सीमा बढ़ाकर के 2 अगस्त 2028 कर दिया गया है। हाई रिस्क वाले सिस्टम में आपको तेज़ी से अनुपालन को लागू करना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि लोगों की सुरक्षा के साथ साथ ये छोटे जो निवेशक हैं, छोटे कंपनी हैं, छोटे स्टार्टअप हैं एआई में, उनको तो आगे बढ़ाता है। बड़े जो एआई के जाइंट प्लेयर्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन और नियम कानूनों को सख्ती से लागू करता है। इतना सारा कुछ अगर नहीं भी याद रहे तो आप बस अगर ये टर्मिनोलॉजी याद रख लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। प्रीलिम में यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के